दोस्तों, देश में जनगणना यानी सेंसस होने जा रहा है, या यूं कहिए कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। 33 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 33 क्वेश्चंस का एक फॉर्म होगा जो आपको भरना होगा। दो तरीके से होगा। पहला तो जो सरकारी कर्मचारी होंगे वो आपके आवास पर आएंगे, और दूसरा आप एसी यानी सेल्फ एन्यूमरेशन, आप खुद से ही ऑनलाइन जाकर अपने उन तमाम जानकारियों को भारत सरकार से साझा करा सकते हैं, जिसके मार्फत जो जनगणना होगी उसमें आपकी संख्या को और आपकी तमाम स्थितियों को गिन लिया जाएगा। अब स्थितियों में क्या होगा, वो 33 सवाल कौन से होंगे, सारा ब्यौरा, सारा खाका आपको इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। देखिए, 1872 से 2011 तक जनगणना हुआ है। आज़ादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुआ। आज़ादी के पहले 1872 से 1931 तक जनगणना हुआ। अंतिम जनगणना 2011 में हुआ। अभी तक कुल 15 बार इस देश की आबादी को गिना गया है। जिस आबादी को गिना जाता है उसमें आज़ादी के बाद अनुसूचित जाति जनजाति यानी एससी एसटी को भी गिना जाता है, लेकिन इस बार चर्चा है कि सभी जातियों को गिना जाएगा। इसकी मांग भी उठ रही थी जाति जनगणना को लेकर। तो वो 33 सवाल कौन कौन से होंगे जो आपसे ऑनलाइन भी पूछा जाएगा अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, या अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपके घर पे आता है तो वो सवाल आपसे क्या पूछेगा। जनगणना को लेकर ही इस वक्त देश में विवाद है। अभी देखिए, महिला आरक्षण बिल, संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था संसद में, पारित नहीं हो सका। विपक्ष लगातार कहते रहा कि भाई जब तक जनगणना नहीं होगा इस देश में तो 2011 के डेटाबेस पर हम कैसे परिसीमन करवा लेंगे। परिसीमन मतलब जो लोकसभा की सीट बढ़ने की चर्चा थी, जो विधानसभा की सीट बढ़ने की चर्चा थी। चूंकि परिसीमन होगा तो क्षेत्र और आबादी के हिसाब से, यानी एरिया और डेमोग्राफी दोनों को ध्यान में रखते हुए परिसीमन करवाना होता है, ये आप जानते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, जो सहगणना है यानी सेल्फ एन्यूमरेशन है, वो आप कैसे करा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको हम पूरी प्रक्रिया समझा दे रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या आपको करना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको पोर्टल पर जाना होगा, और हाँ, इसके पहले की जानकारी आपको हम दे देते हैं। दरअसल 2 मई से 31 मई तक पहले घरों की गणना होगी, लेकिन उसके पहले जो अभी 10 दिन बचा है इसमें आप सेल्फ एन्यूमरेशन करा सकते हैं। तो पहले आपको पोर्टल पर जाना होगा, ब्राउजर पर जाना होगा, और वहाँ पर क्या आपको खोलना होगा, आप स्क्रीन पर देखिए, ये वेबसाइट का नाम है। इसे आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों से खोल सकते हैं, डेस्कटॉप से भी खोल सकते हैं। अब इसमें आपको राज्य चुनना होगा, फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड करना होगा। रजिस्ट्रेशन में परिवार का जो मुखिया है यानी हेड ऑफ द हाउस होल्ड, उसका नाम दर्ज कराना होगा, और एक बार जब आप वो नाम दर्ज करा देते हैं तो फिर उस नाम को आप बदल नहीं पाएंगे। इसलिए घर के मुखिया का नाम जो आधार कार्ड पर होगा वही डालिएगा। अब एक मोबाइल नंबर डालें, एक घर के लिए केवल एक नंबर ही इस्तेमाल हो सकता है। मतलब एक घर में अगर 25 लोग रह रहे हैं तभी एक ही फ़ोन नंबर जो है वो मतलब वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैकल्पिक के तौर पर यानी ऑप्शनल के तौर पर आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, ये तो बड़ी साधारण सी प्रक्रिया है, जिसमें मोबाइल पर 6 अंक का एक ओटीपी आएगा। उसके बाद आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे यानी भाषा चुनेंगे, और अब जानकारियाँ आपको क्या क्या देनी है पहले आप वो जरा सा देख लीजिए। हम आपको दिखाते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, क्रम दर क्रम। जो 33 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आप ऑनलाइन हो या आप सरकारी कर्मचारी आपके घर पर जाएं, दोनों मार्फत आपको इन 33 सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। इससे मार्फत, इसके थ्रू आपका आर्थिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति, आपकी जीवन शैली कैसी है, आप किस जात से हैं, मतलब आपका पूरा परिवार, कितने लोग रहते हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने, सारे सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। गाड़ी कितना है, जमीन कितना है, घर अपना है, रेंट का है, सब कुछ पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहले भवन नंबर, नगर या स्थानीय पदाधिकारी अथवा जनगणना नंबर। दूसरा सवाल आपका मकान नंबर का रहेगा। तीसरा, मकान के फर्श में कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कच्चा मकान है, पक्का मकान है। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल रहेगा कि मकान के दीवार में सामग्री क्या इस्तेमाल किया गया। अगला सवाल है कि मकान के छत में क्या यूज़ किया गया। मकान का आप उपयोग किस तरह कर रहे हैं, मतलब सिर्फ रहने के लिए कर रहे हैं कि उसको आपने रेंट लगाया है, कमर्शियल यूज है, सारी जानकारी आपको देनी होगी। इसके अलावा परिवार क्रमांक आपको देना होगा, एनरोलमेंट नंबर। परिवार के सदस्यों की संख्या आपको बतानी होगी। परिवार के मुखिया का नाम बताना होगा। परिवार के मुखिया का लिंग बताना होगा कि वो पुरुष है या महिला है।
इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो होगा उसे अपना अलग से प्रमाण पत्र दिखाना होगा। मकान के स्वामित्व की स्थिति, मतलब अगर आप जिस मकान में रह रहे हैं क्या उस मकान पर अकेले आपका अधिकार है या उसमें हिस्सा है आपके भाई का जो कहीं और रह रहा है, ये जानकारी भी आपको देना होगा। मकान के कमरों की संख्या, आप जिस मकान में रह रहे हैं उसमें 2 कमरे हैं या 20 कमरे हैं, ये आपको बताना होगा। परिवार में विवाहित दंपतियों की संख्या, एक परिवार में अगर एक पिता और माता रहती हैं, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों का विवाह हो गया है, तो नंबर ऑफ कपल्स जो होगा सब बताना होगा। 16वां सवाल रहेगा कि पेयजल का मुख्य स्रोत, मतलब आप पानी जो पी रहे हैं, जिस घर में रहते हैं उसमें जो पानी का सोर्स है वो क्या है, क्या कुआं से पी रहे हैं, हैंडपंप से पी रहे हैं, सरकारी पानी आ रहा है, मतलब नगर निगम का आ रहा है, या आपका अपना बोरिंग है, जैसा भी होगा आपको बताना पड़ेगा। पेयजल स्रोत की उपलब्धता, आपका जो सोर्स है पानी का वो कितना अवेलेबल रहता है। इसके अलावा लाइट की मुख्य स्रोत क्या है, शौचालय आपके यहाँ है कि नहीं है, अगर शौचालय है तो वो किस प्रकार का है, गंदे पानी की निकासी कैसे होती है आपके घर से, स्नान घर की उपलब्धता है या आपको बाहर जाकर नहाना पड़ता है। इसके अलावा रसोई घर, एलपीजी कनेक्शन, खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, स्मार्टफोन। इसके अलावा आपके पास गाड़ी कौन सी है, साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, मोपेड है, कार है, जीप है, वैन है, मुख्य अनाज आप क्या खाते हैं, और मोबाइल नंबर। तो ये 33 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों को, अच्छा एक बात यहाँ पर आपको और बता देते हैं, जनगणना का कोई पैसा नहीं लगेगा। आप अगर ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं, खुद को एनुमरेट कराते हैं, तो आपको 1 रुपया फी नहीं देना है, या अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपके घर आता है तो उसको भी आपको 1 पैसा नहीं देना है, मतलब ये मुफ्त होगा। इस सरकार की तरफ से इसका जो है वो खर्च उठाया जा रहा है। अब देखिए एक और सवाल है कि क्या स्वगणना में गलत जानकारी दर्ज हो जाए तो क्या करेंगे। अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो गलती कर देते हैं, तो यहाँ तो 33 सवाल है, तो हो सकता है गलती हो जाए, तो इसका जवाब आप जान लीजिए। स्वजनगणना को सबमिट करने से पहले चेक कर ले कि कोई गलत जानकारी तो नहीं है, अगर है तो उसमें सुधार कर सकते हैं। इसके बाद पुष्टि करें और सबमिट करें। इससे आपके द्वारा दी गई जानकारी का फाइन प्रेजेंटेशन होगा। इसके बाद अगर आपको जानकारी फिर देना चाहेंगे तो उसमें सुधार नहीं हो सकता है। मतलब फॉर्म को आप 3 बार, 4 बार, 5 बार चेक कर लीजिएगा कि उसमें कहीं गलती है या नहीं है। फॉर्म जब तक आपने सबमिट नहीं किया है तब तक उसमें सुधार की पूरी संभावना है, लेकिन एक बार अगर आपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया तो फिर उसमें सुधार नहीं हो पाएगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। चलिए आपको और कोई जानकारी हम दे देते हैं दोस्त। हाँ, लैंग्वेज को लेकर भी रहता है कि क्या चुने गए भाषा को बाद में बदला जा सकता है। तो जो ओटीपी वाला खेल मैंने आपको बताया कि जो आप रजिस्टर कीजिएगा तो ओटीपी आएगा, तो अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें और रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मिला ओटीपी दर्ज करें। इसका ध्यान रखें कि मोबाइल में पर्याप्त नेटवर्क हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, ओटीपी आप तक पहुंच जाए, ताकि आपको लैंग्वेज रजिस्टर करने में समस्या ना आए। अब एक बात आपको और बता देते हैं, अगर आपने सेल्फ एनुमरेशन करा लिया, स्वगणना करा लिया, ऑनलाइन जाकर आपने कर लिया, लेकिन आप अपना आईडी भूल गए तो क्या होगा। अब देखिए, आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके जो सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल है उसके माध्यम से अपनी एसी आईडी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने घर पर जनगणना कर्मी के आने पर उसकी सहायता भी ले सकते हैं। मतलब आपका जिस नंबर से रजिस्टर होगा, जिस नंबर पर आपने सारा काम किया, ओटीपी आया, उस नंबर से आपका अगर आईडी खो भी गया, मान लीजिए आपने कल ही अप्लाई किया, परसों अप्लाई किया और आपने सारे डिटेल्स भर दिए और आपका आईडी अगर आपको याद नहीं रहा तो आपके नंबर से फिर वो आईडी रिकवर हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर जान लीजिए कि देश की आबादी, परिवार, घर, शिक्षा, भाषा, काम, लिंग, उम्र, ये जितनी भी जानकारियाँ होंगी ये सब के सब इसमें दिया जाएगा, ताकि बाद में भारत सरकार जब इसको पब्लिश करे तो पता लगेगा कि देश की जो पूरी आबादी है वो किस स्थिति में है। कितने लोग हैं जो एलिट हैं, कितने लोग हैं जो मध्यवर्गीय हैं, कितने लोग हैं जो मध्यवर्गीय में भी मध्यवर्गीय हैं, और कितने लोग हैं जो मध्यवर्गीय में भी निम्न वर्गीय हैं। और अगर निम्न वर्गीयों की हम बात करें तो उनका जीवन स्तर कहाँ तक खराब है, क्या उन्हें रोज पीने को पानी मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, लॉन्गिट्यूडी कितना है, शहर में रहने वाले लोगों की आयु कितनी है, गांव में रहने वाले लोगों की, ये तमाम तरह की जानकारियां जो हैं, एक तरीके से कहें तो पूरा डेमोग्राफी भारत का इस एक सेंसस के मार्फत नाप लिया जाएगा। बड़ा यूनिक होने वाला है ये जो सेंसस होने वाला है। तो आपको फिर से मैं दोस्तों बता देता हूं, आप स्क्रीन पर देखिए ac.census.gov.in। सिर्फ यही एक पोर्टल है, यही एक ऐप है जिसके मार्फत आप स्व जनगणना जो है वो करा सकते हैं। इसके अलावा कहीं दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये इसमें फिर दोहरा दे रहा हूं, ac.census.gov.in
इन। तो आपको अगर लगता है कि आप मान लीजिए आपका कोई मकान है, वहाँ पे आपने रेंट कर दिया है, आप कहीं और शिफ्ट कर गए हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी जानकारी पहले ही दर्ज करा दीजिए भारत सरकार के पास, तो आपको जो मैंने वेबसाइट बताया इस पर आप जाइए, दर्ज कराइए और स्वगणना आप करा सकते हैं। नहीं तो इंतजार कीजिए, पहले मकानों की गिनती होगी और उसके बाद धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और कुछ ही महीनों में आपके पास सरकारी कर्मचारी आएंगे, आपके सारे डिटेल लेंगे और फिर वो गणना जो है वो पूरी होगी। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम अदीप तारन है। न्यूज़ वन भारत बिहार के प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।